अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान बागी फरहान असलम और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं माहिर कानूनदार मैडम किरण आफ्ताब एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे फैमिली लॉ के हवाले से, साथ साथ हम उनसे बहुत सारी चीज़ें जो पब्लिक की अवेयरनेस के लिए होंगी वो भी हम जानेंगे। और दूसरा, इस वीडियो के एंड में अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप लोग ज़रूर हमसे पूछ सकेगा जी। तो इसी के साथ साथ हम मैडम को वेलकम करते हैं अपने शो में और उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले तो उनके हाल अहवाल जानते हैं, वो कैसी हैं जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ सामीन और फरहान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैडम, आपसे हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि फैमिली लॉज के हवाले से, और दूसरा जो इसमें मैरिज एक्ट है जो रिश्ता अज़वाज के लिए जो सूरत हाल होती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला सवाल है जो आपसे कि एक शादीशुदा होने के लिए या शादी करने के लिए लड़का लड़की की कम से कम कितनी एज होनी चाहिए? लॉ के मुताबिक फरहान, जो शादी है दिस इज़ अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये आपके पास एक तो रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट भी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी है और दो पार्टीज़ के माबैन है जो एक कॉन्ट्रैक्ट की लवाजमात हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी वही चाहिए होती हैं। लड़के और लड़की का होना ज़रूरी है, एक तरफ से ऑफ़र और दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है। मिनिमम 2 विटनेसेस का होना ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉलम नंबर 13 महर की रकम आपके निकाहनामे में दी होती है मुस्लिम फैमिलीज़ ऑर्डिनेंस के मुताबिक, उसका तयन करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक बात मैं आपको इस प्रोग्राम के हवाले से बताती चलूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने शरई हक़ महर लिखा है। अब शरई हक़ महर अगर किसी भी आदमी को आप कहेंगे हमने लिखा है तो उसके माइंड में कभी भी ये बात नहीं जाएगी कि जो है वो शरई हक़ महर से आप क्या मुराद लेंगे। आया उससे आप 10 रुपये मुराद लेंगे, 1000 रुपये मुराद लेंगे, 500 रुपये मुराद लेंगे, 1 करोड़ मुराद लेंगे, क्या होगा? एक्चुअल में ऐसा कि ये हमारे मज़हब की खूबसूरती है कि उसने हक़ महर का कहीं पे भी किसी किताब में, किसी वर्डिक्ट में, किसी प्रेसिडेंट में तयन नहीं किया गया। वो लड़के और लड़की की पेइंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि लड़का कितनी अमाउंट पे कर सकता है और लड़की के अंदर खुद कितनी क्वालिटीज़ हैं, उसका हसब नसब क्या है, उसकी अपनी तालीम कितनी है, उसकी एज क्या है, खूबसूरती बदसूरती क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उस हवाले से हक़ महर का तयन किया जाता है। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में वो हक़ महर है और इसका तयन पार्टीज़ मिल के करती हैं। वो अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी हक़ महर का तयन करें। ये सारा क्वाइट लीगल एंड रिलीजियस है। आप हक़ महर चाहे 1 रुपया लिखते हैं, चाहे आप 1 करोड़ रुपए लिखते हैं, चाहे आप उसमें कोई घर, गाड़ी या मकान लिखते हैं, चाहे आप उसमें कोई ज़ेवरात की शक्ल लिखते हैं, लेकिन हक़ महर होना बार के बहुत ज़रूरी। इसके बगैर आपका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल नहीं होता। तो जब कह दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, हक़ महर होना चाहिए, तो फिर तमाम ही हक़ महर शरई होते हैं। ये लोगों की बहुत गलत बात है कि आप शरई लिख दें। अब वो बेचारा जो निकाह रजिस्ट्रार है वो भी उसमें चला जाता है कि वो क्या हक़ महर लिखेगा। शरीयत में तो इसका तयन नहीं किया गया। ये तो वक्त और हालात की और लोगों की फाइनेंशियल कैपेसिटी के मुताबिक पार्टीज़ ने खुद तयन करना होता है कि वो कितना हक़ महर लिखना चाहते हैं या लिखवाना चाहते हैं। तो ये सारा एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल पॉइंट हैं। अच्छा, दूसरा मैडम, जिस तरह के एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बता दें कि शरई तौर पे और कानूनी एतबार से क्या है। अच्छा, जो मुस्लिम मैरिज एक्ट है उसके मुताबिक लड़के की उम्र मिनिमम 18 इयर्स और लड़की की मिनिमम एज 16 इयर्स अबव ये उसमें कंसिडर की गई हुई है। वैसे तो निकाहनामे आजकल बहुत कम रजिस्टर्ड हो रहे हैं जिन लोगों के पास आईडी कार्ड नहीं बने हुए। आईडी कार्ड आपका बनता है 18 साल से ज़ायद उम्र में। तो 18 साल से ज़ायद उम्र के लोग हों तो उनके निकाहनामे रजिस्टर्ड कराना बहुत आसान रहता है। लेकिन अगर आप इससे कम लड़की लेंगे, यानी 16 साल से कम लड़की और 18 साल से कम लड़का मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में होगा तो वो अंडर एज मैरिजेस हम उन्हें कहते हैं। तो अंडर एज मैरिजेस नॉट परमिसिबल बाय योर लॉ बट परमिसिबल बाय योर रिलीजन। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है और इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है। अच्छा मैडम, आपसे हम जानना चाहेंगे ये भी कि जिस तरह के एक तो होती है कानूनी तौर पे शादी कोर्ट मैरिज,
और क्या कम एज की लड़की या लड़का जिसके पास आईडी कार्ड ना हो तो क्या उसका निकाह ख्वाह और निकाह कर सकता है? एग्जैक्टली कर सकते हैं, लेकिन वो निकाह वली के थ्रू होगा। अगर लड़का या लड़की अंडर एज हैं और उनका निकाह आपने पढ़वाना है तो वो उनके वली के थ्रू निकाह होगा। और क्योंकि वो बालिग तो नहीं होंगे, नाबालिगान आएंगे, तो वैसे भी नाबालिग जितने भी लोग हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट बजरिया सरपरस्त ही किए जाते हैं, गार्डियन या सरपरस्त। तो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में भी लड़का और लड़की अपने सरपरस्त या नेचुरल गार्डियन के थ्रू एंटर होंगे वो बंदा। फिर दूसरा ये है कि लॉ ये कहते हैं कि अगर किसी लड़के या लड़की की शादी 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल की उम्र में हो गई है और उसके वली ने निकाह कर दिया हुआ है और वो लड़का या लड़की उसको इल्म होता है बलूगत तक पहुंचने के बाद कि मेरा इस आदमी के साथ निकाह हो चुका है, या लड़की को पता चलता है कि मेरा निकाह हो गया है, तो उनके पास 3 इयर्स का टाइम पीरियड है। यानी लड़का और लड़की बालिग हो गए और उन्हें इल्म हुआ कि हमारा निकाह हुआ है बट रुखसती नहीं हुई, तो उन्हें इल्म हो गया कि हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट थ्रू हमारा वली कर चुका है। और 3 साल के अंदर वो इस मैरिज को चैलेंज करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये निकाह मनसूख हो जाएगा, तनसीख हो जाएगा। और अगर विद इन 3 इयर्स इल्म होने के बावजूद वो खामोश रहते हैं तो ये मैरिज उनकी कंसेंट मैरिज मुतसव्वर होगी और इसमें उनकी रजामंदी समझा जाएगा और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और तरीके से कैंसिल होगा। फिर ये वो सिर्फ एज फैक्टर पे कैंसिल नहीं करवा सकते। अच्छा मैडम, आपसे एक तो जानना चाहेंगे कि वली कौन होता है और वली कौन कौन हो सकता है, तो इसको आपने ज़रा बताना है। और दूसरा साथ साथ ये सवाल है कि अगर कोई शादी छुप के करते हैं या कोर्ट में करते हैं तो साथ नहीं रहते, रुखसती नहीं होती, अलग रहते हैं, तो क्या वो जो इसके जो बाद के लवाजमात है उसका इख्तियार रखते हैं? अच्छा, ऐसे है कि फरहान भाई आपके क्वेश्चन के 2 हिस्से हैं ना। पहला तो आपने पूछा कि वली या सरपरस्त कौन है। वली वो शख्स है कि इस कैटेगरीज में 2-3 लोग आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वली की डेफिनेशन में वो शख्स आएगा जो कि नाबालिग का नेचुरल गार्डियन है फितरी तौर पे, और वो डेफिनेटली माँ और माँ के बाद बाप, और अगर बाप भी मौजूद नहीं है तो फिर कोई और महरम रिश्ता जैसे मामू हो गया, खाला हो गई, नानी हो गई, दादी हो गई, दादा हो गई या चचा। और इसी तरह से ये वली है। अच्छा, एक तो नेचुरल गार्डियंस हो गए, ये अंडर एज लोगों के वली हैं, ये निकाह करवा सकते हैं और दीगर कॉन्ट्रैक्ट भी उस माइनर के बिहाफ पे करवा सकते हैं। सेकंड वली वो शख्स हो गया जो कि अपॉइंटेड बाय लॉ वली है, जिसको कि आपने लीगल तौर पे किसी शख्स का सरपरस्त मुकर्रर कर दिया है, वो वली हो जाएगा। और नंबर 3 पे आपका वकील, आपका कोई भी नामजद करदा शख्स, आपका अटॉर्नी, ये सारे आपके वली के फ़राइज़ सर अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि माइनर खुद साइन नहीं करेगा, वो थ्रू वली कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होएगा, चाहे वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है चाहे वो कोई और कॉन्ट्रैक्ट है। और दूसरा फरहान भाई आपके क्वेश्चन का हिस्सा ये था कि कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। मैरिज बेसिकली है ही एक कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जैसे लोगों ने माशरे से छुप के निकाह कर लिया और लोगों को नहीं पता और वो आपस में रह रहे हुए हैं। अब जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस हैं उनका तस्वुर ये है कि आप उसमें दीगर शादियों की तरह रस्म व रिवाज और रिवायतें शामिल नहीं होती। यानी शादी तो बजाते खुद जस्ट 5 मिनट्स में डन होने वाला एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें एक पार्टी ऑफर करती है, दूसरी एक्सेप्ट करती है और वो म्यूचुअल कॉन्सेंट से एक कंसिडरेशन अमाउंट आप इसमें मुकर्रर कर लेते हैं। दिस इज़ मैरिज। अच्छा, इसमें मैरिज कॉन्ट्रैक्ट इतना वास्ट है कि लॉ, बल्कि हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ये कहती हैं कि अगर कोई खातून और कोई मर्द इस माशरे में बहैसियत मियाँ बीवी रह रहे हैं और वो कहते हैं कि बीवी कहती है कि ये मेरा खामद है और खामद कहते हैं ये मेरी बीवी, और उनके पास कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है, तो फिर भी उनके लिविंग स्टाइल को देखते हुए उनको मियाँ बीवी ही कंसीडर किया जाएगा। और आप ये देखें कि 1964 से पहले तो कोई निकाहनामा रजिस्टर्ड भी नहीं होता था। बहुत रेयर केसेस में होता था, लोग ज़बानी ही बस दुआ खैर कर लेते थे, या मौलाना साहब आते थे, वो कुछ गवाहों की मौजूदगी में कलमे पढ़ा देते थे, बस ये शादी हो गई।
अच्छा, ऐसे कि शादी तो बस 5 मिनट्स की गेम है, बाकी रस्म व रवाज में हमने इसको एक्सपेंसिव और लेंथी बना दिया हुआ है, जिनमें से बेहतरीन रस्म व रिवाज हमारे रिलीजियस रिट्स के साथ मैच भी नहीं करते, और वो हमने 1947 से पहले हिंदुओं से और सिखों के साथ रहते हुए उनसे कंसीव किए हैं। जैसे मेहंदी की रस्में आपकी हो जाती हैं, जैसे आपकी और बारात पे ये ढोल वगैरह की रस्में हो जाती हैं, या व्हाट्सएवर और बेतहाशा ऐसी रसूमात हैं लेम किस्म की। अच्छा, बेसिकली जो मेन पर्पस है वो ये है कि ऑफर एक्सेप्टेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन, और बस मैरिज हैज़ बीन डन। इसके अलावा इसमें और कोई चीज़ नहीं है। अब अगर आप कुछ लोगों को खाना खिला देते हैं, आप कुछ सुन्नत तरीके है, जैसे वलीमा देना सुन्नत तरीका है कि एक शादी है तो उसमें आप कर रहे हैं, गिफ्ट्स लेना देना, ये एक चीज़ें हैं। अपने मेहमानों को, अपने करीबी रिश्तेदारों को बुलाना, उनसे दुआएं वगैरह लेना, उनको अपनी खुशी में शरीक करना, ये रस्म व रिवाज हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस हैं, जो लोग किसी भी वजह से छुप करके करते हैं इस सोसाइटी से, या टाइम बीइंग के अभी कोई मजबूरी है और इसके बाद हम लोगों को बताने के काबिल हो जाएंगे, आफ्टर 1 ईयर या 2 ईयर या 3 ईयर्स हम लोगों को बता देंगे कि हमने शादी कर रखी थी, तो ये आप इनसे मुराद ले रहे होंगे कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस की। तो इनकी भी लीगल वर्थ तो वही है जो कि छुपी हुई शादियों की है। छुपी हुई शादियों की और ओपन मैरिजेस की सबकी एविडेंशियरी वैल्यू सेम ही है। उसमें से अगर मियाँ या बीवी कोई फरीक उसको चैलेंज करना चाहे, उसका तरीका सेम ही है, डिफरेंट नहीं है। अच्छा मैडम, जानना चाहेंगे जिस तरह के आपने छुप के शादियों का जिक्र किया, तो बहुत सारे लड़के लड़के भाग के भी शादी कर लेते हैं, और कुछ लड़कियों को या बच्चे को किडनैप करके भी शादी कर ली जाती है। तो 164 का जब बयान हो जाता है तो इदारे वहाँ पे खामोश हो जाते हैं, लेकिन जब इदारे खामोश होते हैं और कुछ अर्सा बाद पता चलता है कि जी वो बच्ची नाबालिग थी, तो उसको वालिद या वालदा या कोई वकील कैसे चैलेंज कर सकता है, क्योंकि जज के सामने उसके बयानात हुए होते हैं। अच्छा, इसमें एक मैं आपको पते की बात बताती हूँ कि अंडर एज लोगों की बगैर वली या सरप्रस्त के मैरिज कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। उसमें चूँकि मजबूरी बन जाती है कि आपके माशरे में 13 साल, 14 साल, 15 साल की लड़की बालिग है और वो शादी करने के काबिल है। अब अगर ऐसी लड़की आ जाती है तो वो हम लोगों को या निकाह रजिस्ट्रार को मजबूर करती है कि अगर आपने शादी ना कराई तो मेरे पास यू टर्न नहीं है, मैं वापस जाऊंगी तो मेरे पेरेंट्स खफा होंगे, मारपीट होगी, मेरी जान को ख़तरा लाहक है, वो यूं कर देंगे या किसी और दीगर शख्स से मेरी शादी ज़बरदस्ती कर देंगे, मैं इस बंदे को लाइक करती हूँ, मैंने इसी से ही शादी करनी है। और फिर हमारे निकाह रजिस्ट्रार मजबूर हो जाते हैं कि उन लोगों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर दें, वो कर देते हैं, लेकिन उसमें फ़र्जी तौर पर उस खातून की उम्र 16 साल से ज़्यादा लिखती जाती है, लड़के की उम्र 18 साल से ज़्यादा लिखती जाती है बकौल उनके। इसका बर्डन ऑफ प्रूफ तो लड़के और लड़की के ऊपर ही डिपेंड करता है। यानी एक लड़की है जो खुद आई है या लड़का खुद आया और वो कह रहे कि हम आकिल बालिग हैं और हम शादी करने के लिए आए हैं, इट्स मीन के ठीक है, उनकी शादी तो शरई लिहाज से जायज़ है, वो कर सकते हैं, आप करवा दें, आपने करवा दी। देन बाद में ये होता है कि लड़की के घर वाले बेफॉर्म उठा के आ गए, नकल पैदाइश उठा के आ गए, उन्होंने कहा कि ये तो अंडर एज मैरिज, हम इसको चैलेंज करते हैं। कोर्ट को भी वही सबूत मतलब दिया जाता है ज़बानी की लड़की की उम्र फर्जी तौर पे 18 साल लिखती जाती है। कोर्ट में वो जाती, वो कहती हाँ मैं आकिल बालिग हूँ, अच्छा बुरा समझती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, मैंने खुद से इस बंदे के साथ शादी की है और मुझे किसी शख्स ने शादी पे मजबूर नहीं किया है। उसका बयान हो गया, चैप्टर क्लोज हो गया। अब पिछले आ गए, उन्हें पता चला, वो आग बगोला हो गए, सीखपा हो गए, उन्होंने आके मतलब लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, फसाद शुरू कर दिया। वो किस तरह स्नैच करके उस लड़के से, उसकी फैमिली से बच्ची ले गए। बच्ची को जाके समझाया कि 8-10 दिन 15 दिन तुम इस बंदे के साथ रही हो, देखो इनका स्टेटस अच्छा नहीं है, माशरा क्या कहेगा, हम तुम्हें इससे बेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ़र कर रहे हैं तो तुम हमारी इज्जत की खातिर कर लो। वो लड़की को मजबूर करते हैं, फिर लड़की अपने बयान बदल जाती है। देन वो एक FIR लड़के के गवाहान के निकाह रजिस्ट्रार के अगेंस्ट, लड़के की फैमिली के अगेंस्ट करवा देते हैं। अगर वो लड़की अपने बयानात पे कायम रहती है कि मैंने ये अपनी मर्ज़ी से किया, तो फिर तो वो FIR फेक साबित हो जाती है। और ये 1 डे गेम है। टोटल 164 का बयान हो गया, लड़की ने कह दिया मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी और मैंने पूरे होशो हवास में की थी और मुझे इस शादी पे किसी ने मजबूर नहीं किया था, तो वो शादी
कायम रहती है, वो क्लियर हो गई चीज़। अब अगर लड़की ने जान छुड़ानी तो उसका बहुत सेफ तरीका है कि वो अपना मुतालबा करेगी तनसीह निकाह का या तलाक का या खुला का, और लड़की की साइड से उसको तलाक दे दीजिए। अगर लड़का ना भी तलाक दे तो कोर्ट उसको खुला की डिग्री दे देगी। देन दूसरा तरीका ये है कि इसके वॉइस वर्सा कि लड़की ब्लैकमेल होगी। छोटी एज की लड़कियां आम तौर पे यू टर्न लेती हैं, वो 8-10 दिन घर से बड़ी मुश्किल से दूर रहती हैं। शादी तो उन्होंने कर लिया, आपका सोशल मीडिया इतना फास्ट है, उन्होंने वो यूटिलाइज़ कर लिया। अच्छा, उन्होंने मोबाइल वगैरह पे कोई सिलसिला बना लिया, या व्हाट्सएप कोई क्लास फेलो था, कोई जान पहचान का बंदा था, उसके पीछे आ गई हैं, अपने घरेलू माहौल से तंग हो गई हैं, या कुछ लोग फ़न में आ गए हैं। आजकल लोग ये फिल्में ड्रामे देख के एडवेंचर के तौर पे भी शादियां करने आ जाते हैं। अब शादी हो गई, अब लड़की वापस की, उसने कहा कि नहीं, इस बंदे के तो घर का माहौल बहुत तंग है और ये मेरे मेंटल अप्रोच से या मेरे रहन सहन से मुताबिकत नहीं रखता। तो लड़की का माइंड सेट हो गया कि ठीक है, मेरे पेरेंट्स मुझे मजबूर कर रहे हैं, हो सकते हैं कि बस बेटर अपॉर्चुनिटी हो, मैंने जो देखना था वो देख लिया, ठीक है मैं बयान देती हूँ लड़के के खिलाफ के इसने या गवाहान ने मुझे मजबूर किया, या निकाह रजिस्ट्रार निकाह वहाँ से मिली भुगत करके इन लोगों ने मुझसे ये ज़बरदस्ती साइन करवाए, मुझे हफ्से बेजा में रखा गया, मुझे अगवा किया गया, मुझे मजबूर किया गया मैं ये साइन करूँ। तो देन ये है कि उस लड़के के ऊपर फिर FIR हो जानी है 365B। 365B आपके पास अगवा है, और देन है आपके पास 376 रैप का पर्चा हो जाना है कि आपने कंसेंट के बगैर उस लड़की के साथ इस तरह का एक्ट किया। तो ये बड़े हैनियस क्राइम है और इसमें कैपिटल पनिशमेंट है, मिनिमम 7 साल 14 साल तक सज़ाएं हैं, इससे ऊपर सज़ाएं हैं इन ऑफेंसेस में, और वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। स्पेशली अगर इस तरह के एलिगेशंस में लड़की अपना मेडिकल कराने पे एग्री हो जाए, तो अगर उसका मेडिकल हो जाता है तो एक बहुत सॉलिड प्रूफ बन जाता है, तो देन वो अनडिनाइबल प्रूफ है, और उसमें लड़के या उन गवाहान या निकाह रजिस्ट्रार निकाह खुआन के बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये सारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का तरीक़ाकार है। लिहाजा बेटर ये है, इस प्रोग्राम की तवज्जो से जो हम मेन लोगों को मैसेज देना चाहते हैं वो ये है कि इस तरह के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, ज़ीरो हो सकते हैं अगर लड़का और लड़की अंडर एज ना हो। अगर वो आकिल बालिग हैं तो देन फिर इस तरह की कोई सूरत हाल सामने नहीं आएगी। जिस तरह कि मैडम बताया, मैडम थोड़ा सा बस एक और मुख्तसर सा चाहूँगा इस चीज़ को क्लियर करें। क्या ये अगर नाबालिग हैं तो वालिद वालदा के पास या फैमिली के पास ये राइट्स है कि वो उस चीज़ को चैलेंज कर सकते हैं कि जिनकी शादी कम उम्र में हुई थी और अब ये जो कानूनी तरीक़ाकार है उसमें ये लागू नहीं है उसके ज़ुम्मे? मतलब इस तरह से कि लड़के और लड़की की एज कम हो गई और उनकी शादी उनके पेरेंट्स ने करवा दी, अब कोई दीगर रिश्तेदार पेरेंट्स के अलावा किसी और आदमी ने करवा दी है और पेरेंट्स ने चैलेंज किया, पेरेंट्स ने चैलेंज कर दिया, यस दे कैन पेरेंट्स चैलेंज कर सकते हैं कि हमारे लड़के और लड़की को बरगला के फलां शख्स ने मिली भगत के तहत, साजिश के तहत उसकी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाने के लिए या हमसे किसी देरीना और दुश्मनी का बदला लेने के लिए उनसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, वो बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं और आम सिटीज़न भी इसको चैलेंज कर सकते हैं। अच्छा मैडम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की शादी छुप के हो या सामने हो, लेकिन कुछ लोग निकाहनामा रजिस्टर्ड नहीं करवाते तो क्योंकि उनके जो बैकग्राउंड पे कुछ मकासद और होते हैं, तो क्या ये कानूनी तौर पे जायज़ है? यस, जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। वो मैंने अभी आपको बताया कि अगर यानी सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटीज़ आ गई हुई हैं कि अगर एक मर्द और एक औरत, चाहे उनके पास मैरिज का कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन उनका आपके माशरे में, आपके गली मोहल्लों में रहन सहन या वतीरा बतौर मियाँ बीवी का है और ये नज़र आता है, तो उनको आप मियाँ बीवी ही कंसीडर करेंगे, जबकि वो एक दूसरे को मियाँ और बीवी कहते हैं, समझते हैं और प्रिज्यूम कर रहे हैं और इसी तरह का वो एक्ट कर रहे हैं, तो वो मियाँ बीवी हैं। इसमें निकाहनामा रजिस्टर्ड या नॉन रजिस्टर्ड होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन के आपके पास अभी भी KPK के बेतहाशा एरियाज़ है जिसमें निकाहनामा रजिस्टर्ड होने के कोई चांसेस नहीं है। उनके पास ये छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों पे तहरीर लिखी हुई होती है या कोई फतवा टाइप मौलाना साहब की कोई स्टैंप लगी होती है, छोटा सा पीस ऑफ पेपर होता है, बाज़ औक़ात वो भी नहीं होता, लेकिन इससे आपकी जो लीगल वैल्यू है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मियाँ बीवी ने बाद में डाइवोर्स करनी है या बच्चों की रजिस्ट्रेशन करवानी है
या उनका कोई और मामला चल पड़ता है, तो इसमें उनके निकाहनामा का रजिस्टर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी नहीं है। नॉन रजिस्टर्ड निकाहनामा या सिर्फ स्टाम्प पेपर पे निकाह की भी वही हैसियत होगी। लेकिन सबसे जो इसमें नुकसान ये होते हैं, चूँकि अल्लाह ने आपको बता दिया है कि आपके पास परफॉर्मा आ गया है, ठीक है, मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के मुताबिक आप पास एक परफॉर्मा आ गया है कि ये निकाहनामे का फॉर्म है और इसके 4 परत होंगे। 4 परत बवक्त निकाह फिलअप होंगे, सेम फिलअप होंगे, दस्तखत होंगे, स्टैम्प्स होंगी, सारा कुछ होगा। इसका एक परत लड़के के पास, एक लड़की फरीक के पास, एक यूनियन कौंसल में और एक निकाह रजिस्ट्रार के रजिस्टर में बतौर सबूत पड़ा होगा। और इसकी वैल्यू ये है कि चारों परत बिल्कुल सेम होने चाहिए। अगर लड़का कहता है कि मैंने बवक्त निकाह लड़की को 5,000 रुपये हक़ महर लिखे दिया और लड़की ने कहा कि नहीं 50,000 था, तो वो जो 2 आपके पास रिजर्व निकाहनामे हैं, एक यूनियन कौंसल के रिकॉर्ड में और एक निकाह रजिस्ट्रार के पास, उसकी अटेस्टेड कॉपीज़ को या उनके वो रिकॉर्ड होल्डर को बुला के उससे चेक कर लिया जाएगा। जिन परत पे जो परत ज़्यादा तादाद में हुए वही निकाह असली वाला तस्वर किया जाएगा, यानी इसमें कोई मुगालते की गुंजाइश नहीं। बाकी ये कि जो एक रिटन फॉर्म में चीज़ है उसकी अहमियत से तो आप इनकार कर ही नहीं सकते कि उसमें तो आप क्लियर हैं बिल्कुल कि ये हक़ महर था, ये गवाह था, ये एज थी, ये डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज़ थी, पार्टीज़ पहले मैरिड थी, उनके बच्चे थे, वो तलाक याफ्ता थे, वो बेवा थे, वो क्या थे, ये सारी डिस्क्रिप्शंस आपको निकाहनामा ही बताएगा। तो बेटर ये है कि आप कवानीन को फॉलो करें। आप कहते हैं हम पाकिस्तानी सिटीज़न हैं, लेकिन जब तक आप पास एक ग्रीन ID कार्ड नहीं है तो आप कैसे प्रूफ करेंगे कि मैं पाकिस्तानी नेशनैलिटी होल्डर हूँ। दैट्स वाई अगर आप पास पासपोर्ट नहीं और आप एरोप्लेन में बैठ गए इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए तो आपको परमिट नहीं किया जाएगा। इसी तरह कल को जब बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स बनाने आप जाते हैं, उनके दीगर डॉक्यूमेंट्स के लिए तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं। तो बेटर ये है कि आप निकाहनामा एक रजिस्टर्ड फॉर्म में ज़रूर अपने पास रखें। लेकिन अगर हालात वाक़यात ऐसे कि शादी नागुज़ीर हो गई है कि निकाह करना ही करना है लेकिन निकाहनामा या निकाह रजिस्ट्रार मौजूद नहीं है, तो आप अनरजिस्टर्ड फॉर्म में भी कोई तहरीर कर सकते हैं। अच्छा मैडम, जिस तरह के आपने बताया निकाहनामे के 4 परत होते हैं, तो अगर कोई परत में कटिंग हो, मिसिंग हो या परतों में इजाफा किया जाए तो ये कानूनी किस ज़ुमरे में आता है? सर ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके निकाह रजिस्ट्रार की है, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। निकाह रजिस्ट्रार जो हैं ये हर यूनियन कौंसल के अपने हल्का बंदियों के हिसाब से होते हैं, मतलब एक गली और मोहल्ला एक वहाँ के रहने वाले शख्स के हवाले कर दिए जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपने एक मोहल्ले में निकाह कराना है, उस मोहल्ले का निकाह रजिस्ट्रार होगा और उस गांव के यूनियन कौंसल में या इलाके के यूनियन कौंसल में वो जाके निकाहनामा रजिस्टर्ड करवाएगा। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि वो पार्टीज़ के वेयर अबाउट से आगाह होता है, उसको पता होता है कि फ़लाँ की बच्ची या फ़लाँ की पोती या फ़लाँ की नवासी का निकाह इस टाइम पे मैंने पढ़ाने जाना है और इसको मैंने दर्ज करना है। उसमें कोई एम्बिग्विटी की गुंजाइश नहीं होती। फिर उसके लिए ये किया जाता है कि यूनियन कौंसिल की सतह पर मसालती कमेटियों में, आपके TMA में, हॉल्स में उन निकाह रजिस्ट्रार की एजुकेशन के लिए कुछ वर्कशॉप्स बनाई जाती हैं। वर्कशॉप्स का इनेकाद किया जिसमें उन्हें ये सिखाया जाता है कि आपने निकाहनामा के 25 कॉलम्स को किस तरह से फिलअप करना है। निकाहनामा में टोटल 25 कॉलम्स है, आपने वो किस तरह से फिलअप करना है, ठीक है। तो इसमें मैं कहती हूँ कि वो बैठ के तसल्ली से फिलअप करें ताकि उसमें कोई गलती की गुंजाइश ना हो। एक परत मुकम्मल करें फिर उसको देखे दीगर परत मुकम्मल कर लें ताकि उसमें गलती या ओवर राइटिंग या कटिंग ना हो, और अगर ऐसा होगा तो वो डेफिनेटली निकाह रजिस्ट्रार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। जिस तरह कि मैडम देखने में आया कि निकाह परत का इजाफा करना या किसी भी दस्तावेज को बढ़ाना वो कानूनी जालसाजी या 420 में आते, क्या आप ये समझते हैं ये ठीक है, ये दुरुस्त गलत है? हाँ, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखिए मजलिस निकाह में पार्टीज़ का आवाज़ बुलंद निकाह पढ़ा रहे हैं, उनके नाम लेके आप पढ़ा रहे हैं, आप साथ ये भी कह रहे हैं कि रकम बिल इवज़ हक़ महर इतने के इवज़ आपका निकाह किया जा रहा है कि आपको ये कबूल है, तो आपको चाहिए कि वही चीज़ लिखें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अक्सर हमारे पास ऐसे केसेस भी आते हैं, इसके ऊपर 420 है आपका ताज़ीरात पाकिस्तान, 468 है, 471 है,
इसमें ये होता है कि आप बाद में ना निकाह रजिस्ट्रार किसी एक पार्टी के साथ मिल करके तो अपने पेशा वराना अखलाकियात से हट के तो ओवर राइटिंग करके कुछ इजाफा लिख देते हैं, कुछ इजाफा कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, बहुत गलत चीज़ है। अच्छा, अब अगर ऐसा हो गया तो दूसरी पार्टी को जो ही परत आप देंगे या दूसरी पार्टी परत लेगी, वो देखेगी कि बवक्त निकाह ऐसी कोई शर्त तय या मुकर्रर नहीं हुई थी, तो उसको फ़ौरन एप्लीकेशन दे के अपने मुतलका यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के नाम की उसको अमेंड करवाना चाहिए, तस्हीह करवानी चाहिए कि ये मैंने निकाहनामा लिया है, आज मेरी शादी को 8 दिन हुए, 10 दिन हुए, इस निकाहनामा में बवक्त मजलिस निकाह ऐसी कोई शर्त ना तो मुकर्रर हुई थी, ना तहरीर हुई थी, ना तय हुई थी। ये निकाह रजिस्ट्रार साहब ने लड़की फड़ी की मिली भगत के साथ ऐसा कर लिया है, लिहाजा मैं इसको चैलेंज करता हूँ, इसको डिलीट किया जाए। उस पर नोटिस जाता है निकाह ख्वान को, निकाह रजिस्ट्रार को, गवाहान को और दूसरे फरीक को। अगर तो वो एडमिट कर लेंगे हाँ ये मिस्टेक हुई है, तो फिर उन्हें तस्हीह कर दिया जाता है। अगर वो इसको चैलेंज करे कि नहीं ये मुकर्रर हुई थी, फिर डेफिनेटली ये एक लेंथी लिटिगेशन है। अच्छा मैडम, लास्ट में आपसे मुख्तसर सा चाहूँगा कि मता के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाही दे दें। मुता मैरिज तो बेसिकली ये थोड़ी सी शिया सेक्ट्स में हमारा एक है शिया सेक्ट, तो उसमें पाई जाती है। मुता मैरिज का एक बैकग्राउंड है फरहान भाई। मुता मैरिज का बैकग्राउंड कहाँ से आता है? इसका है शरई और एविडेंशरी वैल्यू है। वो यूँ हुआ कि जब मुस्लिम्स की इब्तदाई दौर में जंगें वगैरह हुई और वो कई महीनों तक, सालों तक मुसलमान आर्मी फौजी अपने घरों को ना लौट के जा सके, तो उन्हें बॉर्डर्स के ऊपर या दूसरे लोगों की बस्तियों में ये इजाज़त दी गई कि चूँकि वो जवान हैं और उनकी नीड्स भी हैं, और साथ ये कि दूसरा मकसद मुता मैरिज का ये था परमिशन देने का कि मुस्लिम आबादी को बढ़ाया जाए। क्योंकि आपने देखा है कि पूरी दुनिया में ज़्यादातर कंट्रीज़ में बच्चों को उनके वालिद के नाम से ही पुकारा जाता है, और आपकी कंट्री में भी ये है कि बच्चों की वही कास्ट होती है जो बाप की होती है, माँ की कंसिडर नहीं की जाती। बच्चों का मज़हब वही होता है जो बाप का होता है। तो उसमें अब ये है कि ताकि मुस्लिम मर्द हैं ये अपने घरों से दूर हैं, इनकी नीड्स हैं और मुस्लिम आबादी को भी बढ़ाना है, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म के लिए ये परमिट की गई थी कि आप जहाँ जाते हैं वहाँ पे क्रिश्चियंस या नॉन मुस्लिम औरतें हैं, आप अगर किसी औरत को अपने निकाह में लाना चाहें या उसके साथ अपना रिलेशन डेवलप करना चाहें, तो आप उसको ऐसे ही आम मैरिजेस की तरह ऑफर करते हैं। उसमें आप उसको हक़ महर भी देने के पाबंद हैं कि अगर औरत डिमांड करती है आप उसको कोई जेवर का टुकड़ा दे दें, आप उसको कोई मॉनिटरी फॉर्म में दे दें, कोई पैसे दे दें, कोई जायदाद, कोई समथिंग, और वो आपके ऑफर एक्सेप्ट करती है। और साथ उसको पता है कि आपने उसके साथ 2 मंथ्स रहना है, 3 मंथ्स रहना है, 2 आवर्स रहना है, कितना अरसा रहना है। तो देन ये मुता मैरिज कुछ अरसे के लिए परमिट की गई थी ताकि उनसे जो बच्चे पैदा हों वो मुस्लिम हों। सेकंड ये कि मुस्लिम्स की सेटिस्फेक्शन हो जाए और क्राइम्स ना फैलें। अच्छा, अब कुछ जो है मकतबा फ़िक्र इस बात पे एग्री है कि ये एक ख़ास ज़माने के लिए था जिसमें जंगें वगैरह थी और उसके बाद ये ख़त्म हो गया, बट आपका शिया सेक्ट में अभी भी ये परमिसिबल है और ये मैरिजेस देखने में आती है। ये शॉर्ट टर्म मैरिजेस हैं, बट बाकी इनका कॉन्टेक्ट सारा वही है जो आम मैरिजेस का है। अच्छा मैडम, जिस तरह आपने इस मता के हवाले से बात की और रिलीजियस के हवाले से बात की, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो शादी तो करना चाहते हैं, अपना रिलीजियस भी चेंज नहीं करना चाहते, ना वो कानूनी जायज़ होता है ना शरई जायज़ होता है, तो वो किस ज़ुमरे में आता है? नहीं, ऐसी मैरिजेस तो कभी भी दर्ज रजिस्टर्ड नहीं हो सकती जो कि आपकी शरीयत ने या आपके लॉ ऑफ कंट्री ने परमिट ना की हों, क्योंकि मैंने आपको बहुत इब्तिदा में बताया मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट की भी 3 फॉर्म्स हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैरिज है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि जिसमें तमाम इसेंशियल्स प्राइमरी प्लस सेकेंडरी पूरे होते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी सब इसेंशियल्स पूरे हो गए, लड़का लड़की की एज पूरी हो गई, फ्री ऑफर होगी, कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट आ गई, गवाहान आ गए, ईच एंड एवरीथिंग पूरा है। वो तो एक रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट है, उसको आप वैलिड कहते हैं। एक आपके पास कॉन्ट्रैक्ट है जो कि वॉइड है, सरासर हो ही नहीं सकता, जैसे किसी मुस्लिम औरत की शादी किसी हिंदू से या नॉन मुस्लिम से नहीं हो सकती, ठीक है, तो ये हो ही नहीं सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट सिरे से वॉइड होएगा।
अच्छा, ये रजिस्टर्ड भी नहीं हो सकता जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। मुबादला इसके कि कल को आप ये कॉन्ट्रैक्ट करके इसको चैलेंज करें और इससे कोई बेनिफिट उठाना चाहें तो नेवर एवर सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आपके पास इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट करने का जब कानून में गुंजाइश नहीं थी तो आप चैलेंज कैसे करेंगे। थर्ड, लाइक ये ऐसी है कि आप किसी आदमी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि मैं तुम्हें चरस या पोस्ट इतनी बना के दूंगा, या मैं तुम्हें अफ्यून की इतनी खेप ला के, या मैं तुम्हें स्मगल गाड़ियाँ ला के दूंगा, या मैं तुम्हें कुछ बच्चे स्मगल करके ला दूंगा जिन्हें तुम भिखारी बना दो। अब इस तरह की जो कॉन्ट्रैक्ट है नॉट परमिसिबल बाय ना, ये वॉइड है। फिर आती है तीसरी फॉर्म है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें यह है कि एक मुस्लिम मर्द नॉन मुस्लिम औरत और स्पेशली अहले किताब से शादी कर सकता है, वो ठीक है, वो अहले किताब औरत है, ज्यू है या क्रिश्चियन है, अगर वो इन फ्यूचर मुस्लिम हो जाती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका वैलिड हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा। लेकिन अगर वो अपने मजहब पे कायम रहती है लेकिन फिर भी मुस्लिम मर्द के निकाह में रहना चाहती है और उससे उसके बच्चे भी हो जाते हैं तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, यानी वॉइड भी नहीं है और वैलिड भी नहीं है, लेकिन वॉइडेबल है। ये इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है, अगर वो बीच में ऐड कर दें तो ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड हो सकता है, तो ये परमिसिबल है। ये 3 किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। जी, जिस तरह के नाज़रीन मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया और बहुत समझाया, ताकि जब भी आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे इस चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं या अपने मामलात को दुरुस्त सिमत में और कानूनी तौर पे लेके जा सकते हैं। लेकिन मैडम आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह के वकला के हवाले से बहुत मशहूर है कि जी मिल जाते हैं, अगर किसी को सजाए मौत से बच जाए तो वो तो तारीफ करेगा, लेकिन अगर किसी का छोटा सा भी केस हो उसको इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो वकीलों के खिलाफ होगा। उनका यही होता है कि पुलिस से मिल के या अगली पार्टी से मिल के। इस जुमरे में जो माहौल एक वकला का या अदालत का अवाम की नज़र में बना हुआ है, उस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये फरहान भाई लोगों की सरासर अपनी ज़हनी इख्तराआत हैं। वकील एक पार्टी से फीस लेता है और उसका फर्स्ट प्रायोरिटी उसका अपना प्रोफेशनलिज्म है, सेकंड प्रायोरिटी उसका अपने क्लाइंट का डिफेंस है और थर्ड प्रायोरिटी उसकी अपनी फीस है। वो एक पार्टी के साथ ही चलता है। वकील का तो काम ही एक साइड को डिफेंड करना है, एक साइड पे खड़े होना है और अपनी पार्टी के लिए विद इन लॉ राइट्स लेके आना है। कोई भी वकील इतनी चीप किस्म की हरकतें ना तो कर सकता है, ना करता है, और ना ही वो अपनी इतनी रख रखाव और इज्जत को चंद टकों की खातिर कुर्बान करता है। ऐसा कोई वकील नहीं करता। ये लोगों की सरासर ज़हनी इख्तराआत हैं। दूसरी तरफ आप अपनी सोसाइटी में देखें तो वो लोग जो अगले को 1 इंच ज़मीन नहीं दे सकते, फैमिली मैटर है तो अगली औरत को 50,000 रख के महर नहीं दे सकते, तो वो क्यों कर उसके वकील को इतने पैसे करोड़ों लगा के खरीदेंगे? ऐसा ना कोई पार्टी करती है और ना ऐसा होता है। ये इसमें कोई रियलिटी भी नहीं है। सिर्फ ये होता है कि ये एक कानून की जंग है, 2 पार्टीज इसमें लड़ती हैं। ये जंग वकील आपको तरीका बताता है, रास्ता बताता है, समझाता है, सिखाता है, आपको गाइड करता है। आपकी एक कश्ती है जिसको के वकील लेकर के चल रहा है समंदर में। एक आदमी ने पार जाना होता है, एक आदमी ने वहाँ के दरमियान में रह जाना हुआ होता है, और ये बात सर्टन है कि फैसला एक पार्टी के हक में होता है। तो एक पार्टी के हक में फैसला करना जज का काम है। वकील का काम सिर्फ फैसले के तक उसकी मुआवनत करना होता है, ना कि फैसला ले करके देना होता है। तो देन दूसरी पार्टी जो एग्रीव्ड होती है वो फिर इस किस्म के एक्सक्यूजेस, हालांकि उनका अपना केस कमज़ोर होता है, वो एविडेंस में रह जाते हैं। एविडेंस वकील तो नहीं कराता, पार्टी ने करानी होती है। फिर पार्टी को झूठ बोल जाती है बीच में, वो उसको डिफेंड इस हद तक करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये कानूनी लैकुना हमने छोड़ दिया, लेकिन इसके बावजूद एक चीज़ हमें मिल जाए, हमने अपनी मर्जी से एक चीज़ अगले को दे दी, हमें वापस रिटर्न हो जाए, तो सॉरी ये तो नहीं हो सकता ना। तो ऐसी सूरतों में फिर बहुत आसान और चीपेस्ट वे रह जाता है कि आप अपने वकील को डिफेम करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की मेरी गुजारिश है कि ऐसी हरकत ना करें। ऐसा होता नहीं है, जबकि आप ये समझते हैं ना कि आप हार गए हैं, तो अगर वकीलों को खरीदना इतना आसान होता तो आप मुखालिफ वकील को क्यों नहीं खरीद पाए? आप उसको खरीद लेते। जब आप नहीं खरीद सके तो मुखालिफिन ने भी हमें नहीं खरीदा हुआ होता। कोई किसी को नहीं खरीदता। बस ये तो एक लीगल पॉइंट है और अदालतें बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, मेरिट पे हो रहा है काम। जैसा कि मैडम किरण नाथ साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में चीज़ों को डिफ़ाइन किया, बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने समझाया और सिखाया, और हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी यही था ताकि एक माहिर कानूनदान से हम कानूनी पेचीदगियों को जाने कि किस तरह हम अपनी ज़िंदगी और अपने कामों को हमवार कर सकते हैं।
तो इसी के साथ फिर हम इनको दोबारा भी मदऊ करेंगे। अब हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।